वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। माय नेम इज़ वकार अहमद और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये चीज़ बताया था कि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद आई कॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग को बहुत मुश्किल समझते हैं, उनके लिए था। और आज मैं अकाउंटिंग की पहले चैप्टर की टर्म्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही भी बताया था कि जब आप लोगों को टर्म्स एक आसान लफ्ज़ों में बयान कर दी जाए और आपको उसके मुतालिक एक आसान मेथडोलॉजीज़ के ऊपर उसको समझा दिया जाए तो आपके लिए आगे अकाउंटिंग मुश्किल नहीं रहेगी। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँ, अमूमी तौर पर आई कॉम पार्ट 1 में जो बुक लगाई जाती है वो सुहेल अफजल साहब की लगाई जाती है। मैं उसी किताब को ही लेके चलूँगा और मैं जो मेरी मेथडोलॉजी होगी वो ये होगी कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करूँगा और साथ ही जो उसके क्वेश्चंस मौजूद होंगे उसके अंदर मैं उसको यहाँ पर समझाऊँगा। यानी मैं यहाँ पर आपको करके नहीं दिखाऊंगा और आपको वहाँ पे समझाऊंगा, आपको उसकी मेथडोलॉजीज़ को, आपकी उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको किस तरह सॉल्व करना है, मैं उसको यहाँ पर एक आसान लफ्ज़ों में उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेट्स मूव टू स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है और उसके अंदर अकाउंटिंग टर्म्स को बयान किया गया। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का कि वो सब्जेक्ट है क्या, मतलब अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। तो उसके ऊपर मैं आपको डेफिनेशंस सबसे पहले ये बेसिकली वो वाली डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने अपनी एफर्ट के थ्रू एक मुख्तलिफ़ किताबों को देख के मैंने एक आसान लफ्ज़ों में लिखने की, बनाने की कोशिश की है और वही मैं आपको शेयर करूँगा और उसी डेफिनेशंस को ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप इस डेफिनेशन को जहन में रखते हैं और इसी को ही अगर आप याद कर लेते हैं अपने पेपर्स के लिए तो ये आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल होगी। पहली डेफिनेशन जो मैं डिस्कस करूँगा वो है डिफ़ाइन अकाउंटिंग। जो पहला क्वेश्चन होना भी चाहिए सब्जेक्ट्स के मतलब, इंट्रो तो होनी चाहिए ना कि अकाउंटिंग है क्या। भाई इसके लिए आप अब इसकी डेफिनेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा डेफिनेशन को, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको उस आसानी से समझ भी आए कि आखिर वो चीज़ है क्या। द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन पढ़ी है और आपको सुनाई भी है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है अकाउंटिंग की कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप अगर इस डेफिनेशन को लिख देते हैं इट इज़ इनफ। और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं जो कि एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन में होनी चाहिए। चलें अब मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ। द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग करने का तरीका। अब कलेक्टिंग किस चीज़ की करनी है भाई, और उसके बाद प्रोसेसिंग किस चीज़ की करनी है, उसके बाद एनालाइजिंग किस चीज़ की करनी है, इंटरप्रेटिंग किस चीज़ की करनी है, एंड प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये किस चीज़ की करनी है। अब इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ। द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, भाई देखें, जब भी कोई भी चीज़ अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो आप सबसे पहले उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को ढूंढते हो और उसको एक जगह पे कलेक्ट करके इकट्ठा करते हो। तो कलेक्टिंग का मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अकाउंटिंग से के लिए अगर आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग की सबसे पहली जो टर्म है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या क्या मतलब होता है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हो तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि समझना और उसको आगे प्रोसेस में लेके आना।
तो लिहाजा अब आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको प्रोसेसिंग करना कि क्या ये आपसे रिलेट है या नहीं है, इंटरप्रेटेड, उसके ऊपर आप लोगों ने उनसे कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करना, एंड प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली आप अकाउंटिंग में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आपका ताल्लुक़ होता है, तो आप जब ये डाटा कलेक्ट करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसका एनालाइजिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उनका आप उससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इसका अकाउंटिंग। ये एक सिंपल वे में आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन को बयान किया गया। मैं दोबारा इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ ताकि आपको एक आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये कि ये जो मैंने टर्म्स बोलनी हैं, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग और प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इस तरतीब को आपने चेंज नहीं करना। अगर आप इसकी तरतीब को चेंज करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत तस्वर होगा, क्योंकि कभी भी एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले तो हो नहीं सकती, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट होने से पहले हो नहीं सकती। तो लिहाजा आपको वो जो चेन ये है, इस चेन को आपको इसी तरह ही याद करना होगा। मैं दोबारा ये डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग एंड प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये आपको ये भी बता दूं, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आ भी जाती है। सेकेंडली जो सेकंड डेफिनेशन है, क्योंकि ये पहला जो चैप्टर है ये डेफिनेशंस के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, तो लिहाजा मैं पहले चैप्टर को कवर करने के लिए डेफिनेशन को यहाँ पर आपके सामने शेयर करूँगा, ताकि आपके पहले चैप्टर की तमाम डेफिनेशंस शेयर हों आपके साथ और आपको उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन हो। और जब आप अगर बुक से देखें या अगर आप इसको अपने तौर पर देखें या इंटरनेट से देखें या मेरी ही डेफिनेशंस को अगर आप अपने यानी कि तैयारी के लिए लेके चलते हैं तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग monetary transaction in the books of accounts in a proper manner। बेसिकली मैं आपको फिर ये चीज़ बता दूं कि monetary transaction वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें पैसों का लेन देन होता है, ठीक है। अमूमी तौर पर हमारी जो अकाउंटिंग है वो बेस ही इस monetary transactions के ऊपर कर रही होती है। तो लिहाजा जो बुक कीपिंग होगी वो होगी बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मोनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी कि मोनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है उसको बुक कीपिंग कहते हैं। ये एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है और ये अगर आप लिख लेते हैं तो इट्स इनफ। मैं दोबारा इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मोनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। अब ज़ाहिर बात है, मैंने आपको कल भी अपने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि अकाउंटिंग में IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IFRS, ये स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के। इन्होंने तमाम अकाउंटिंग की चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर्स के साथ और इसके प्रॉपर पैटर्न के साथ बयान किया। तो हम ये जो बुक कीपिंग है इसमें हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर अपनी मोनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो बुक कीपिंग कहलाएगा। ठीक हो गया। ये हमारी दो डेफिनेशंस क्लियर हुई। तीसरी डेफिनेशन आती है डिफाइन बिजनेस। अब बिजनेस क्या चीज़ है? चलें जी, अब ये इसके मुतालिक डिस्कस करते हैं जी। बिजनेस एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस। मुझे ये बताएं, जो बिज़नेस होता है, अगर आप भी अगर बिज़नेस करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है? किसी भी मुल्क में अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले आपको उसके
जो आप बिज़नेस आपने जो प्लान किया है, आपको उस मुल्क के कानून में देखना है, क्या उस मुल्क के कानून में इस कारोबार को करने की इजाज़त है या नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये बात करूं कि वाइन, जिसको शराब, जो कि हमारे इस्लाम में हराम है, मैं उस वाइन का कारोबार यहाँ पे अगर लाहौर में या पाकिस्तान में करना चाहूँ, अब ये हमारे मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है, ये इनलीगल एक्टिविटी है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ये लीगल एक्टिविटी है, यानी उनके कानून में ये इस चीज़ की इजाज़त है। तो वो अगर उस चीज़ को बाहर की कंट्री की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की कंट्री की बात नहीं कर रहा। बाहर की कंट्री में अगर वो वाइन का बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो वो बिज़नेस है। और हमारे मुल्क में चूँकि ये इलीगल एक्टिविटी है, तो लिहाजा ये हम यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ की लीगल और रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने बिज़नेस को सोचना होता है। अगर आपने अपना बिज़नेस सोच लिया, तो फिर उसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ नॉन एज बिजनेस। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। आप इसके बाद एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? इसकी डेफिनेशंस में जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। शॉपकीपर, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, बार्बर शॉप, जस्ट लाइक दिस। आप हर डेफिनेशन में अब जिस तरह ये बिज़नेस की डेफिनेशन है, इसमें एग्जांपल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो क्वेश्चन का आंसर होता है उसकी एक वर्थ बढ़ती है और एग्जामिनर उसका नंबर बेहतर तरीके से देता है। अच्छा, इसकी एक और एंगल से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ बिजनेस की। इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस एंड एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसका क्या मतलब है? ये भी बिजनेस की डेफिनेशन है। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चले एकेडमी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे सरमाए की ज़रूरत है, यानी कि पैसों की ज़रूरत है। पैसे होंगे तो मैं कारोबार स्टार्ट करूँगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है या मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो उसके बाद मिसलिनियस उसके अंदर मुझे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे जो कि एकेडमी की लुक को देने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये चीज़ को आप जहन में रखते हुए ज़रा ये डेफिनेशन को दोबारा सुने। इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द ऑनर, जो कि ऑनर प्रोवाइड करता है ऑफ द बिज़नेस, यानी कि कारोबार का जो ऑनर है वो जो फंड्स प्रोवाइड करता है टू स्टार्ट द बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एंड एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। समटाइम ऐसा होता है कि आपका कारोबार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बर्गर शवारमे की बात करूं, अगर आपने कारोबार स्टार्ट जब किया तो आपने बर्गर के कारोबार से स्टार्ट किया, यानी आप जस्ट सिर्फ बर्गर का कारोबार कर रहे थे। तो अब आपने ये सोचा कि नहीं, अब तो इसके अंदर और भी बहुत सी वैरायटीज़ आना शुरू हो गई हैं, तो आपने शवारमा, चिप्स, समोसे, पकोड़े, जो कि मिसलिनियस जो भी आइटम्स होती हैं खाने की, तो आपने इसको एक्सपैंड करना है। अब इसके लिए आपको मिसलिनियस मशीनों की भी ज़रूरत होगी और आपको उसी लिहाज से मटेरियल की भी, और आपको उस लिहाज से पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो लिहाजा ये भी कारोबार की डेफिनेशन कहलाता है। ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको इसको समझा दिया है, अब आप ज़रा इसको दोबारा सुने, आपको ये सारी डेफिनेशन ये वाली भी क्लियर हो जाएगी। इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस एंड एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस।
इस डेफिनेशन को अगर आप ऑनर इक्विटी को भी अगर डिफाइन करने के ऊपर आ जाए, ऑनर इक्विटी क्या चीज़ है, तो ये वाली डेफिनेशन उसके ऊपर भी फिट होती है, ऑनर इक्विटी। और मैं ये बेहतर समझूंगा कि ये जो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको सेकंड वाली जो बताई है, ये आप ऑनर इक्विटी के लिए आप इसको समझें, इसको आप बिजनेस की डेफिनेशन में ना लेके जाएं, ये कंफ्यूज करेगी। और वैसे भी ये ऑनर इक्विटी की डेफिनेशन को बहुत बेहतर तरीके से बयान करती है। ऑनर इक्विटी होता क्या है? ये मालिक का पैसा होता है जो वो कारोबार को स्टार्ट करने में लगाता है, और या अगर उसका कारोबार चल रहा है उसको एक्सपैंड करने के लिए जो वो पैसा लगाता है वो ऑनर इक्विटी कहलाता है। और ये मैं मज़ेदार बात बता दूं कि ये सबसे पहले तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि जो कारोबार और मालिक है ना, ये दो डिफरेंट पर्सन्स हैं, ठीक है। अगर मालिक ने पैसा उसके अंदर बिज़नेस में लगाया है तो ये बिज़नेस की ज़िम्मेदारी है कि वो ये वाला पैसा मालिक को वापस दे, ठीक है। तो ये बिज़नेस के ऊपर लायबिलिटी होती है, इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करिएगा। और ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग जब हम जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर आएंगे उसके अंदर मैं और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो लिहाजा अभी आपकी 4 डेफिनेशंस को मैंने कवर किया है। पहली डेफिनेशन मैंने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया है, दूसरा मैंने आपको बुक कीपिंग को डिफ़ाइन किया है, तीसरा मैंने आपके बिज़नेस को डिफ़ाइन किया है, तीसरा मैंने आपके ऑनर इक्विटी को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। मैं ऑनर इक्विटी की दोबारा डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ले रहे हो तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये ऑनर इक्विटी की डेफिनेशन है। इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस एंड एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी। अब विथ डेफिनेशंस वो है डिफाइंड ड्राइंग्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग्स बता दूं कि ड्राइंग्स होती क्या है। होता यूँ है कि जब ऑनर इक्विटी यानी कि मालिक ने या ऑनर ने पैसा जब कारोबार में लगाया, ड्यूरिंग ईयर उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ गई, या कुछ वो जो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो वो कारोबार से वो जो चीज़ लेता है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कारोबार से जो वो चीज़ लेता है पैसे की सूरत में या एसेट्स की सूरत में। एसेट्स मीन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ एसेट की डेफिनेशन भी क्या होती है। तो वो जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता के लिए कारोबार से जो लेता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशंस को रिपीट करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। गुड्स क्या होती हैं? इसके अंदर एक टर्म यूज हुई है गुड्स। गुड्स चीज़ों का मजमुआ होता है, मतलब एक चीज़ नहीं होती, चीज़ों का मजमुआ होता है, मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप ये कह देंगे बर्गर, शवारमा, चिप्स, इट्स कॉल्ड गुड्स। अगर आप ये कह देते हैं बर्गर इट्स वन आइटम, तो ये एक उसका एक मखसूस नाम से आप बर्गर के नाम से आप जानेंगे। जब 2-3 चीज़ें होंगी तो आप उसको गुड्स वन नेम के साथ, गुड्स के नाम के साथ आप 3 चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये फिर दोबारा सुन लें। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। यानी वो कैश या गुड्स या चीज़ें, गुड्स को उर्दू में चीज़ें कहते हैं, गुड्स या पैसे जो कारोबार का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से निकालता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ये होगी उर्दू में इसकी एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश में द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स
पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग्स। ये आज हमने 5 डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इन डेफिनेशंस को, मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, इन चीज़ों को समझें, और अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आप सबकी क्यूरीज़ को, आप सबके क्वेश्चंस को मैं जवाब दूं, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं इसी तरह डेफिनेशंस का जो पोर्शन है वो 5 डेफिनेशंस मैं लेके चलूँगा, और मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको साथ साथ ही, अगर मेरे साथ साथ ही इसको याद करना शुरू कर देते हैं, रिमेंबर करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी कि मेरे इस लेक्चर से स्टूडेंट्स फ़ायदा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 डेफिनेशंस को शेयर करूँगा और उसके मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं थोड़ा सा उनके मतलब बता देता हूँ कि वो कौन सी डेफिनेशंस होंगी। वो होंगी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम एंड ट्रांजैक्शन। ये 5 डेफिनेशंस होंगी, और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये मज़ीद 1 to 2 डेज़ की लेक्चर्स में ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव हों, और उसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से लेके चलूँगा ताकि आपको मेरी तमाम चीज़ों की समझ में आए। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। और एज़ यूजुअल मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चीज़ें ना समझ में आएँ, जो मैंने पढ़ाई हैं, वीडियो में डिस्कस की हैं, आप उसको कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।